कृष्ण प्रसाद जी चुपचाप बैठे हुए थे। उनकी बड़ी बहू श्वेता लगातार बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण कृष्ण प्रसाद जी का धैर्य टूट जाएगा, लेकिन उन्होंने किसी तरह खुद को संभाल रखा था। श्वेता लगातार शिकायत कर रही थी। मुद्दा यह था कि पिछले कुछ दिनों से कृष्ण प्रसाद जी के दांतों में तेज दर्द था। वे डॉक्टर से सलाह ले चुके थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि जब दर्द कम हो जाएगा तब दांत निकाला जाएगा। इसलिए कृष्ण प्रसाद जी ने बहू से खिचड़ी बनाने की गुजारिश की थी, लेकिन श्वेता ने सूखी सब्जी और रोटी बेटे के हाथ भिजवा दी। कृष्ण प्रसाद जी ने थाली को हाथ तक नहीं लगाया और अब श्वेता जोर जोर से चिल्ला रही थी, अगर खाना नहीं होता तो पहले ही बता दिया करो, तुम्हारे नखरे कभी खत्म ही नहीं होते। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि दर्द की वजह से कृष्ण प्रसाद जी चपाती नहीं चबा सकते थे। गुस्से में वह थाली उठाकर बाहर चली गई। कृष्ण प्रसाद जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी छड़ी उठाकर अपने बचपन के दोस्त मोहनलाल जी के घर की ओर चल पड़े। उनका दिल बहुत उदास था। उन्हें अपनी दिवंगत पत्नी जानकी देवी की याद आने लगी। रास्ते में सड़क किनारे बनी एक बेंच पर बैठ गए। कृष्ण प्रसाद जी के 3 बेटे थे, रवि, सतीश और मनीष। तीनों पढ़ने में अच्छे थे और अच्छी नौकरी में थे। जानकी देवी ने बहुत अच्छी तरह से घर संभाल रखा था। कृष्ण प्रसाद जी अपनी तनख्वाह हर महीने जानकी देवी के हाथ में सौंपते और घर के मामले में कुछ नहीं कहते थे। जानकी देवी ने मितव्ययिता से घर को चलाया और एक अच्छा मकान बनवाने का सपना पूरा किया। पहले मकान 1 मंजिला था, लेकिन बच्चों के बड़े होने पर 2 और मंजिलें बनाई गई। अब तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और कृष्ण प्रसाद जी अपने छोटे बेटे मनीष और उसकी पत्नी सविता के साथ ऊपर की मंजिल पर रहते थे। सभी की रसोई अलग अलग थी और त्योहारों के समय भी सिर्फ नाम मात्र का मिलन होता था। लेकिन कृष्ण प्रसाद जी को इस व्यवस्था से कोई शिकायत नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जानकी देवी के निधन के बाद चीज़ें बदल गई। बहुएं और बेटे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए और कृष्ण प्रसाद जी अकेले पड़ गए। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि घर में उनकी कोई ज़रूरत नहीं रही। 2 दिन पहले उन्होंने सुना था कि उनके बेटे और बहुएं आपस में उनकी देखभाल को लेकर बातें कर रहे थे। तीनों बेटों ने तय कर लिया था कि हर कोई 2 महीने तक पिता की देखभाल करेगा। यह सुनकर कृष्ण प्रसाद जी का दिल टूट गया। बहू सविता ने कहा था, जब मकान में सबका हिस्सा है तो पिताजी की देखभाल में भी सबका बराबर का हिस्सा होना चाहिए। कृष्ण प्रसाद जी को इस निर्णय से गहरा आघात पहुंचा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब उनका समय एक एक करके हर बेटे के साथ 2-2 महीने रहने में बीत रहा था। इलाज भी तब ही कराया जाता था जब वह किसी दूसरे बेटे के घर जाने वाले होते। आखिरकार कृष्ण प्रसाद जी का धैर्य जवाब दे गया। श्वेता ने जब खिचड़ी बनाने से इनकार किया और कहा कि वह किटी पार्टी के लिए देर हो रही है, तो कृष्ण प्रसाद जी का दिल पूरी तरह टूट गया। उन्होंने अपने पुराने दोस्त मोहनलाल से सलाह ली और कुछ ठान लिया। जब उनके तीनों बेटे छुट्टियों से वापस आए तो मकान पर ताला लगा पाया। सभी को यह जानकर हैरानी हुई कि पिता ने मकान 90 लाख में बेच दिया था और हरिद्वार चले गए थे। बेटे और बहुएं भागे भागे हरिद्वार पहुँचे। वहाँ जाकर
उन्होंने देखा कि उनके पिता बिल्कुल स्वस्थ और खुश थे। कृष्ण प्रसाद जी ने उनका स्वागत किया और बोले, तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तुमने मुझे 3 किस्तों में बांट दिया था, लेकिन मुझे रोटी तक नसीब नहीं हुई थी। मैंने मकान बेच दिया और जो भी पैसे मिले उनमें से कुछ अपने पोते पोतियों के नाम कर दिए हैं, बाकी अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदा है। अब मेरी जिंदगी शांति से चलेगी। बेटे और बहुएं नजरें झुकाए बैठे रहे। आखिरकार बड़ा बेटा रवि हिम्मत जुटाकर बोला, पिताजी, हमसे गलती हो गई। हम आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाए। आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन क्या आप हमें माफ कर सकते हैं। कृष्ण प्रसाद जी ने गहरी सांस ली और बोले, माफी मांगने का अब कोई मतलब नहीं। तुमने जो किया उसने मेरा दिल तोड़ा है और अब मैंने अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर लिया है। जो तुम लोग आज महसूस कर रहे हो, मैं वही दर्द बरसों से महसूस कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तीनों बेटे और बहुएं एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे उन्हें उम्मीद हो कि कोई बात बनेगी। आखिरकार मनीष बोला, पिताजी, हम वादा करते हैं कि अब से आपकी पूरी देखभाल करेंगे। बस आप वापस घर चलिए। कृष्ण प्रसाद जी ने उनकी ओर देखा। आंखों में एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान उतनी ही कड़वी थी जितनी उनकी हालात ने बना दी थी। उन्होंने धीरे से कहा, अब मेरा घर यही है। मैंने यहाँ शांति पा ली है, जिसे मैंने तुम सबके साथ रहते हुए खो दिया था। इतना कहकर कृष्ण प्रसाद जी ने दीपक को बुलाया और उसे हलवा लाने के लिए कहा। दीपक ने जल्दी से हलवा परोसा और सबके सामने रख दिया। कृष्ण प्रसाद जी ने एक प्लेट उठाई और शांत स्वर में बोले, यह हलवा सिर्फ खाने की चीज़ नहीं है, यह उस कड़वे अनुभव की मिठास है जो मैंने अकेलेपन और उपेक्षा से सीखी है। अब तुम सब इसे खाओ। शायद इस हलवे की मिठास से तुम्हें एहसास हो कि रिश्तों की मिठास कैसी होती है। तीनों बेटे और बहुएं असमंजस में थे। वे सब एक ही पल में समझ चुके थे कि जो कुछ उन्होंने खो दिया था, अब वह कभी वापस नहीं मिलेगा। उन्होंने हलवा खाया, पर हर निवाला उनके लिए भारी पड़ रहा था। वे जान चुके थे कि एक प्लेट हलवे की कीमत कितनी बड़ी थी। यह कीमत सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि उस भरोसे की थी जो वे हमेशा के लिए खो चुके थे। कृष्ण प्रसाद जी ने आखिरी बार उनकी ओर देखा और बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गए। उनकी आंखों में अब एक सुकून था जिसे पाकर वह संतुष्ट थे। दोस्तों, बहू बेटों को संपत्ति देना अच्छी बात है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए भी बचा कर रखना चाहिए। बुढ़ापे में कठिन समय में वह संपत्ति आपके काम आएगी। वह तो अच्छा था कि कृष्ण प्रसाद जी के नाम उनका मकान था, वरना आज उनकी हालत क्या होती आप लोग सोच सकते हैं। आप लोगों में से कितने लोग मेरे इस बात से सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है। अगर मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।